السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अच्छा बेटा, आज मैं आपके साथ विंटर 2024 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसके अंदर हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसका जो पार्ट बी है उसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज है, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। और ये देखिएगा कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड फॉर अंडर कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी एफएस फॉर टैक्स ईयर 2025, ये था 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि अस्यूम दैट द डे टुडे इज 30th of September 2025, कला Atfal Foundation, established in tax year 2023 and registered as not for profit company under Companies Act, is committed to delivering, ये वैसे गलत है, स्कूल के बाद लिवरिंग नहीं आता है, deliver basic education and health facilities to underprivileged children in rural Sindh. अंडर टी जो हमारा क्वेश्चन है ये उसके ऊपर बात कर रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम एफएस रेकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2025। इसकी इनकम बता रहा है कि हमें ग्रांट, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन की, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी हमारे पास, बिजनेस इनकम नेट ऑफ ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी ये नेट इनकम है, उसमें तमाम से तमाम एक्सपेंसेस इसमें से माइनस किए गए। एक्सपेंसिव में एडमिन एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसिव इसकी जो 32 है और प्रोजेक्ट इसके पास जो है वो 40 है। इस प्रोजेक्ट के 40% है। इसमें चेंजेस के साथ हम करेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी चेंजेस है उसके अंदर हमें किस तरह से इसको लेकर चलना है। कहते कि एफएस इज in full compliance with all tax laws and regulations from its business income. FS spends for 60% on education and health care activities in Pakistan, which is included in the project expenses above. मतलब इसमें 60% उसकी जो बिजनेस इनकम है और उसमें हेल्थ केयर के ऊपर जो है उन्होंने उसमें स्पेंड की हुई है। अच्छा, इससे जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। पहली बात तो ये है। इसके अंदर जो 100C है, अगर मैं उसको सिर्फ सीधा सीधा चीजों को पढ़ूं, उसमें उसमें पहले हमें कहा हुआ है कि ये प्रोविजन किस किस के ऊपर अप्लाई होती है। ये सारी कंपनी जिसमें बताई हैं ये सिर्फ रीड करने की है। ये पुराना इसमें लॉ जो है उसकी बात कर रहा है। ट्रस्ट हो गया, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, बिला बिला, ये सारे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा है, द फॉलोइंग इनकम इज एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट। कहते हैं जी ये इनकम जो है उसके ऊपर 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम डोनेशन, वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सब्सक्रिप्शन, ये देखिएगा इसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट 100% मिल जाएगा। ये जो इनकम हमें नजर आ रही है, एक उसने इसकी बात की। फिर कहते हैं जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी देखें हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये मौजूद है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, इसमें देखिएगा प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फिर कहते हैं जी प्रॉफिट ऑन डेट फ्रॉम शेड्यूल बैंक, ये हमारे पास नहीं है। ग्रांट रिसीव फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, ये भी इसमें नहीं है। फिर इसके बाद कहते हैं कि बिजनेस इनकम जो है उसका क्या तरीकेकार होगा। कहते हैं कि सो मच ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एज इन एक्सपेंडेड इन पाकिस्तान फॉर पर्पजेज ऑफ कैरिंग आउट वेलफेयर एक्टिविटीज, कि जितने परसेंट आपने उसको पाकिस्तान में स्पेंड किया है
इतने परसेंट आपकी जो इनकम है वो भी 100% टैक्स ब्रैकेट में चली जाएगी। नीचे जाके कहते हैं प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ओनली सो मच ऑफ सच इनकम शैल बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट under this section that bear the same proportion as the said amount of business income bears to the aggregate of income from all other sources। यानी जो बिजनेस इनकम है उसकी जो रेशो होगी भाई जो टोटल ओवरऑल बिजनेस की है उतने परसेंट इसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो मैंने साल के तौर पर मेरी नेट इनकम है 100 रुपया, इसमें 20 रुपये मेरी बिजनेस इनकम है, मिसाल दे रहा हूँ, तो मुझे कितनी मिलेगी 20% जो है वो मिल जाएगी और क्रेडिट बिजनेस इनकम का मिल जाएगा। सही है, इसको अभी देखते हैं। अच्छा जी, कंडीशन क्या है जी इसकी, कहते हैं जी रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करेंगे। ये कॉमन जो है वो स्टेटमेंट काफी आपको 3-4 जगहों पर ये चीज मिलेगी क्रेडिट लेने के लिए। पाकिस्तान जो आपकी है वो 65G जो है उसके ऊपर भी यही उन्होंने कहा है। ये 3 रिक्वायरमेंट आपको बड़ी कंप्रीहेंसिवली आजकल मिल रही है कि आपको अगर टैक्स क्रेडिट जो है क्लेम करना है तो वो आपको 3 काम करने होते हैं। रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करेंगे। फिर कहते हैं द एक्सपेंस एडमिन एंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल रिसीव। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 15% से एक्सीड नहीं करेंगे। ये उसकी एक उन्होंने और कंडीशन लगा दी। ये एक्सपेंसिव कौन से होते हैं, जो सेक्रेटरी हैं वो लोग, उनकी सैलरीज हो गई, ये सारी चीजें जो हैं वो टोटल रिसीट के 15% को नहीं बढ़नी चाहिए, तो आपको ये क्रेडिट मिल जाएगा। ये एक कंडीशन होती है। और अगर ये नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर ये इससे बढ़ गए आपके एडमिन एक्सपेंसिस तो फिर आप कंपनी की डेफिनेशन में चले जाएंगे। कहते हैं जी provided that clause D shall not apply to non-profit organizations if charitable and welfare activities of the non-profit organizations have commenced for the first time within last 3 years। अगर पिछले 3 सालों में है तो फिर ये आपके ऊपर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। राइट, इसने कब बताया कि हुई स्टार्ट 2023 में, ठीक है, 23 तो हो गया 23, 24 और 25, ये कंडीशन भी हमारी इसमें पूरी हो गई। Total receipt of the non-profit organization during the tax year are less than 100 million। ये कंडीशन देखो, टोटल रिसीट जो है हमारी लेस देन 100 मिलियन से भी कम होनी चाहिए। अप्रूवल ऑफ द कमीशन इज रिक्वायर्ड। इसमें नीचे एक क्लॉज चल रही है हमारी, नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड in subsection 1 surplus fund of organization to which this section applies shall be kept at the rate of 10%। अगर आपको ये सारे एक्सपेंस करने के बावजूद आपके ऊपर कोई टैक्स बच गया, कोई अमाउंट सरप्लस बच गई, यानी आपने पैसा कलेक्ट किया उसको वेलफेयर के काम में लगाने के लिए, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा, जो सरप्लस बचेगा, वो क्या होगा, उसके ऊपर आपको 10% पे करना है। नॉट विथ स्पेंडिंग एनीथिंग कंटेन, इससे मुराद ये है कि आपको सारा क्रेडिट भी मिल जाए, आपकी इनकम 100% उस अंदर से बाहर भी चली जाए, इसके बावजूद आपको क्या होगा कि 10% तो आपको इस सरप्लस के ऊपर पे करना ही करना है। ओके, और वो सरप्लस फंड को आगे डिफाइन भी करता है। नॉट स्पेंट ऑन चैरिटेबल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर, आपने वो पैसा इन कामों पर खर्च नहीं किया। received during the tax year as donation, voluntary contribution, subscription and other income। और वो पैसा आपने इन कामों के लिए लिया हुआ, ये जो हमें नजर आ रहा है ये सारा पैसा, ये दिस वन, ये आपने सारा पैसा जो लिया है इसकी वो बात कर रहा है कि आपने उसको खर्च नहीं किया, वो ये वाला इनकम है। विच आर मोर देन 25% ऑफ द टोटल रिसीट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो पैसा आपका सरप्लस बच गया है ये 25% उसकी टोटल रिसीट का 25% से ज्यादा बचा हुआ है। अगर तो 25% बच गया तो फिर भी ठीक है, फिर आपको 10% उसके ऊपर पे नहीं करना। आर नॉट पार्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड फंड, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई,
कि आप जो है ये पैसा इस जगह पर स्पेंड कर सकते हैं और इस जगह पर स्पेंड नहीं कर सकते। स्पेसिफिक फंड को डिफाइन कर दिया, मीन्स एनी फंड received by the organization but could not be spent and treated as revenue due to the any obligation placed by the donor or fund received in kind। वो जो डोनर है उसने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो उसको रिस्ट्रिक्टेड फंड कहते हैं। ऐसी बात हमारे क्वेश्चन में नहीं की गई। अब इसमें आपको नजर आ रहा है इसके अंदर जो हमारे पास ग्रांट और डोनेशन नजर आ रही 95 की, ये भी एग्जाम्पशन में चली गई। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अच्छा ये जो 3 मिलियन है ना रेंट, आप पहले आपने ये करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल सादा जैसे कंपनी के तौर पे आपने इसको लेके चलना। जैसे कंपनी की आप टैक्सेशन करते हैं बिल्कुल आप इसको वैसे ही करेंगे, ठीक है। उस करने के बाद फिर आप जो बाकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ, टाइम फॉर्म वगैरह देखिएगा। 20% रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये देखिएगा कि आपके पास ग्रांट डोनेशन है सब, ये इसकी जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, कि एफ है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 2025। और इसमें देखिएगा इनकम लेस एक्सपेंसिव, ये देखें इनकम लेस एक्सपेंसिव, ग्रांट और डोनेशन है जी 95 की। आपके पास 3 मिलियन का रेंट था। अब अगर 3 मिलियन का आपका रेंट है तो इसको हम समझ लेते हैं चार्जेबल रेंट है। ये 3 मिलियन है, इसको चार्जेबल रेंट को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 6 लाख रुपया। अगर आप 3 लाख में से 6 लाख 30 लाख में 6 लाख माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास आंसर क्या होगा, 2.4 मिलियन। प्रॉफिट फ्रॉम गवर्निंग सिक्योरिटीज आपके पास आ गई और इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। टोटल रिसीट्स आपकी आ गई 119.4। इसमें से आप एडमिन और प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस यानी जो प्रोजेक्ट के लिए हैं वो माइनस कर देंगे। प्रोजेक्ट मीन्स तो जो आपने प्योरली उसी काम के लिए स्पेंड किए जिसके लिए बनाया गया था। आपका नेट प्रॉफिट ये आ गया 14.7 जो आ गया। मैं यहाँ पर अगर इसको लिख लूँ, नेट इनकम मैंने ये लिखी है यहाँ पे, ठीक हो गया ये। अच्छा अब हमारे ऊपर क्या है कि हम इसको स्मॉल कंपनी ले लेते हैं। इसमें इसको स्मॉल कंपनी दिया हुआ है क्योंकि कोई कंडीशन हमें पता नहीं है। अच्छा पहली चीज ये देखिएगा कि इसकी जो रिसीट है इसकी, वो इसके वो हमारी जो कंडीशन थी उसको मीट नहीं कर रही। हमारी कंडीशन ये थी कि आपके एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो आपकी रिसीट के 25% से कम होंगे। बाकी इसकी सारी कंडीशन तो मीट कर रही है, लेकिन ये जो अगर आप इसके प्रोजेक्ट एक्सपेंस इसके एडमिन एक्सपेंसेस देखें, सॉरी इसके अगर आप प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस देखें तो वो 15% से ज्यादा है। लिहाजा इसके ये टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर ये विद इन 15% होते तो हम वो सारी कंडीशन में कहते हैं कि इसको 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाना चाहिए। इसलिए ये जो है वो उसने इसको स्मॉल कंपनी के तौर पे दिया हुआ है, एक नॉर्मल कंपनी के तौर पे नहीं दिया। इससे पहले जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा इसमें वहां उसको नॉर्मल कंपनी के तौर पे दिया हुआ है। उसकी रिसीव्स को देखते हुए कि वो उसके ऊपर हमारी 100 गालबन मेरा ख्याल है कि 100 कितने इसमें मिलियन है, 125 मिलियन है मेरा ख्याल है उसके अंदर। ऐसे ही है ना, इसके एम्प्लॉयज जो है वो होने चाहिए 25 और उसकी रिसीव्स का जो है ना वो होना चाहिए। तो उसके मुताबिक उसमें इसको स्मॉल कंपनी के तौर पे इसको यहाँ पर वो लेके जा रहे हैं 250 मिलियन डॉलर। तो 20% टैक्स इसके ऊपर आ गया। अगर 47.5 को अगर आप ले 47.4 इंटू 0.2 तो आप देखें 9.48 इसका टैक्स आ गया। ये जो अमाउंट हमें नजर आ रही है। अच्छा अब इसमें हम अपने उसी सेक्शन में चलते हैं कि हमारे पास टैक्स क्रेडिट के लिए कितनी अमाउंट अवेलेबल थी। ये तो थी हमारी टोटल रिसीट। अब इसमें अगर आते हैं टैक्स क्रेडिट के ऊपर, जिसमें
उसमें क्या 100% टैक्स क्रेडिट की हमारी एलिजिबल अमाउंट कितनी है, क्लियर। उसमें हमारे पास जो थी 95 मैंने बताया था, 2.4 ये हो गई, 2 ये हो गई। अब बिजनेस इनकम के ऊपर आते हैं, अब जरा ध्यान कीजिएगा। बिजनेस इनकम हमारी, यहाँ पर मैं इसको ब्लू कलर में जरा करता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो। ये 20 है टोटल, और उसके अंदर टोटल इनकम के अंदर हमारी 20 को अगर 47.5 से आप डिवाइड करें, 20 डिवाइडेड बाय 47.4, तो ये आपके पास 42.2% जो है, ये आपकी इस इनकम के अंदर बिजनेस इनकम आ रही है। ओके, 42.2% इसके अंदर हमारी बिजनेस इनकम जो है वो आ रही है। इतने ही परसेंट आपको जो है वो क्रेडिट मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मिलियन के साथ, 20 मिलियन के साथ, तो हमें जो है वो जो इसका क्रेडिट मिलेगा, जो हमारी एलिजिबल अमाउंट होगी क्रेडिट के लिए वो आ जाएगी 8.4। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो एलिजिबल अमाउंट आ जाएगी फॉर 100% टैक्स क्रेडिट में कितनी आ जाएगी, 160। इसमें से तमाम एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए, तो हमारी जो इनकम क्रेडिट मिलना चाहिए हमें कितना मिलना चाहिए, 35.8। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ये करें कि एग्जाम के अंदर कि ये 47 है ना, 47.4 माइनस 35.8 कर लो, इनकी टैक्सेबल इनकम बचती है 11.2, ये वाली। इसका आप टैक्स ले लें तो वो आ जाएगा 3.2। दूसरा तरीकेकार क्या है, एज पर लॉ जो है कि आप इसका टैक्स कैलकुलेट करें और वो अमाउंट जो एलिजिबल है टैक्स क्रेडिट के ऊपर, आप उसका ही टैक्स माइनस कर लें। दोनों तरीकों से आपका आंसर ठीक आ जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि जी आप जो कंडीशन है आपका, देखें, हम कहते हैं कि हमारी जो फंड सरप्लस फंड है, अब ये देखिएगा मैं इसको नेट इनकम कह लूँ या इसको सरप्लस फंड कह लूँ, ये जो अमाउंट आपको नजर आ रही है ये वाली, इसके लिए उसने कहा था कि आपका जो सरप्लस है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको जरा देखिएगा ये कितना बन रहा है, 47.4 डिवाइडेड बाय टोटल रिसीट कितनी है, 119.4, तो ये 39 यानी 40% बन रहा है हमारा। तो लिहाजा इसके ऊपर हमें 10% जो है वो सरप्लस भी पे करना पड़ेगा उसका। ये जो अमाउंट थी, आप देखें कि ये जो आपका सरप्लस था उसके ऊपर हम 10% भी पे करने जा रहे हैं, क्योंकि ये उसके 25% से ज्यादा भी था। तो नॉर्मल टैक्स भी हमने पे कर दिया और इसके ऊपर सरप्लस भी हमने पे कर दिया, तो ये बन गया हमारा 7 मिलियन जो है ये बन गया, राइट। इस ओके, फिर इसके पार्ट टू की तरफ चले। मुझे इस बात का एहसास है कि आपका एग्जाम करीब है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जरा आपको फिर भी एक हल्का से उसका टच जो है ना वो मिल जाए। अच्छा, जिसका पार्ट टू था, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है पार्ट है टैक्स क्रेडिट के ऊपर जिसने यहाँ पर बात की है। पार्ट टू के अंदर ये कहता है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्क ट्रांजैक्शन, डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन, also discuss the consequences if SPL was not registered with the बोर्ड। उसने दो सवाल हमसे किए। पहला, उसने कहा कि इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन करें अगर वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है तो, और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसके ऊपर आप बात करें। ओके, तो हम दोनों सूरतों में हमें दो तरह से उसका रिप्लाई करना है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले रिवाइज करवा दूँ, उससे पहले जो पढ़ लेते हैं। Strategy Sun Solution Private Limited is engaged in the business of providing software development and system integration services to its clients. SPL is registered with the Pakistan Software Export Board. During the year, SPL received a net amount of 15 million from a foreign telemedicine company. उससे इससे 15 मिलियन की अमाउंट मिली है। ये बात आपने नोट करनी है कि ये नेट है। For providing software development services, the full amount of the export proceeds were received in Pakistan
इन फॉरेन एक्सचेंज, ये भी उसने अपनी कंडीशन पूरी कर ली, इक्वलेंट टू डॉलर दिस। हमारे लिए तो रेलिवेंट अमाउंट ये है ना 15 मिलियन की, थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल, विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, with holding tax at the rate of 5% of the gross amount, charges were deducted by the foreign company. Foreign company ने इसके ऊपर एडवांस टैक्स भी विदहेल्ड कर लिया है। ये फॉरेन हमारे पास क्या है, फॉरेन इनकम मौजूद है। अच्छा, अब देखिएगा, मैं आपको इस यहाँ पर अगर आप देखें तो दो तरह के विद होल्डिंग टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं। दो तरह के विद होल्डिंग टैक्स हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं। एक विद होल्डिंग टैक्स हमारा पाकिस्तान का है, जो कि 0.25% है। अगर आप इन कंडीशन को कंप्लाई करते हैं तो ये 0.25% है। अगर कंडीशन को अप्लाई कंप्लाई नहीं करते तो फिर देन ये 1% है। जो दूसरा इसमें टैक्स है वो है आपका फॉरेन टैक्स, वो है 5%। ओके, ये आपने चीजें दोनों याद रखनी है कि ये हमारे दोनों टैक्स यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप उसको कंप्लाई करेंगे तो। अब जरा इसको अगर आप देखें तो जब आपको अमाउंट पाकिस्तान में ट्रांसफर होगी, वो हुई है 15 मिलियन की, क्लियर, इंटू 0.25, नहीं, इंटू 0.25, जो ग्रॉस अमाउंट का हमने लेना था इसका, वो थी, पहले इसको ग्रॉस कर लेते हैं क्योंकि ये आपको मिली है 15 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.95। ये अमाउंट आपकी जो है, इसको हमने अगर ग्रॉस अप करें तो ये बनती है इंटू 0.25, ये आपका वो टैक्स बनता है 3.45 का। मैं गलत तो नहीं कर रहा कि आपके पाकिस्तान में जब पैसे आएंगे तो इसके ऊपर क्या करेंगे, वो 0.25% आपका क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। इसमें कहीं गलती मैं कर रहा हूँ, 15 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.95 इंटू 0.025। बहरहाल इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आपको क्या है कि 0.25 जो है वो आपका पाकिस्तान में टैक्स कटेगा। अगर आप वही रिटर्न फाइल करते हैं, विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट आप करते हैं, तो ये सारा का सारा आपका क्या बन जाएगा, फुल एंड फाइनल रिचार्ज एफटीआर में हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर आप अगर एफटीआर इसको कंडीशन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आप एफटीआर में जाएंगे, ये जो आपका विद होल्डिंग टैक्स है ना, ये वाला, जिसका आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप एफटीआर में जा चुके हुए हैं, तो उसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते, राइट कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, तो फिर आपका टैक्स कितना होना था, 1%। ठीक है, आपका एडवांस टैक्स पाकिस्तान में ये होना था। ओके, और आपको फिर इसका टैक्स क्रेडिट मिलना था क्योंकि आप चले गए हैं एनटीआर के अंदर, तो फिर आपको ये टैक्स क्रेडिट भी मिलना था। तो दो इम्प्लीकेशन इसमें जो मेरे से पूछी थी, तो जनाब पहले इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन बताएं। अगर वो अबाउ ट्रांजेक्शन की, वो मैंने बता दिया कि वो चला जाएगा एफटीआर के अंदर। ठीक है, वो एफटीआर में चला जाएगा। अगर वो इसके साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर कहाँ चला जाएगा, वो एनटीआर में जाएगा, और दूसरा रेट ऑफ टैक्स जो है वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर, जरा उसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहते हैं जी, मैं इसका जरा पहले लॉ आपसे जरा दिखा दूं, मैंने ओपन किया हुआ था। ये देखिएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, खालिद साहब की जो बुक है चैप्टर नंबर 17, उसके अंदर है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज टैक्स shall be received at the rate of 0.25% or 1% at the time of realization of foreign exchange proceeds on the count of the following.
Export of computer software IT services or IT enabled services where the exporter is registered with and duly certified by Pakistan Software Export Board. 0.25 of the proceeds, प्राइस सॉरी हमारी proceeds कितनी थी 15 मिलियन की नेट proceeds हमें ये मिली है ठीक है इंटू 0.25% 37.5 मेरे पास ये आंसर आ रहा है पता नहीं ठीक है लेकिन अगर आप इसमें रजिस्टर नहीं है सर्विसेज और टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड पाकिस्तान तो फिर आपका 1% ऑफ दी प्रोसीज जो है ये हो जाएगी ये देखो इसमें कैलकुलेशन ये कर रहा है कि देयर फॉर विद होल्डिंग टैक्स मिलियन 15 मिलियन ये हमें जो है वो नेट प्रोसीड मिली है इसमें मैं गलती कहाँ कर रहा अच्छा ये जो नेट है ना इसको ये सॉरी ये जो नेट अमाउंट 15 मिलियन कह रहा है इसमें 0.25% वो माइनस करके चाहता हूँ मुझे यानी ये अमाउंट जो है वो पाकिस्तान में जो मिली है जो मेरे अकाउंट में मिली है उसमें से हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन्होंने 0.25% भी टैक्स काट दिया है यानी 100 -0.25 तो मुझे जो अमाउंट है ये 99.75 है सही है तो 15 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.9975 क्लियर ये जो अमाउंट मिली है उसके ऊपर वो कैलकुलेशन ये कर रहा है ये देखो और इसका 0.25 तो ये 0.04 यानी तकरीबन 40,000 मुझे नजर आ रहा है कि ये बन रहा है इसके अंदर विल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड टोटलिंग ये हमारे पास हो जाएगी और ये हमारी फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगी और हमें जो हमारा वहां पर टैक्स कटा हुआ है उसके ऊपर भी हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा ओके अच्छा ये उसने नीचे इसकी टैक्स क्रेडिट का भी बता दिया कि जनाब हमारी जो ग्रॉस अमाउंट जो बाहर उसने हमें भेजी थी वो ये वाली थी क्लियर और वो कितनी थी हमारी 95% थी और उसका जो 5% उसमें टैक्स आता था वो कितना था हमारा 0.79 मिलियन जो था उसमें टैक्स हमें डिडक्ट करके भेजा हुआ था अगर इसको आप ग्रॉसअप करें तो एक्चुअल कितनी बनती है 15.04 +0.79 तो हमारी असल रसीद बन रही है 15.83 तो इसमें से ये टैक्स काट लिया हमारे फॉरनर ने और पाकिस्तान में उन्होंने 0.4 टैक्स वो भी उन्होंने काट लिया तो बाकी हमारे पास जो था वो हमें 15 मिलियन बच गया इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर ये उसमें रजिस्टर्ड ना होता तो फिर ये कहाँ चले जाते एनटीआर में चले जाते एग्जाम में मेरा ख्याल है कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन नहीं भी शो करेंगे बहुत मेटिकुलस आप ना भी काम करें तो उसके मार्क्स जो हो जाते हैं तो इसके अंदर फिर वो आप नॉर्मल में चले जाएंगे कि आपका जो एक्चुअल टैक्स है राइट और उस इनकम का जो 29% जो नॉर्मल है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा यानी आपकी नेट इनकम फिर कैलकुलेट की जाएगी एज अ बिजनेस इनकम और उसमें आपको क्या मिलेगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो मिल जाएगा दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अगर ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ ना रजिस्टर है तो फिर इनका जो टैक्स होगा वो 0.25% की बजाय 1% जो है वो चला जाएगा ठीक है ये दोनों चीजें हैं और ये एनटीआर में चले जाएगा ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज इस क्वेश्चन को मैं देख रहा था तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ तो जी ठीक है जी मैं बाकी क्वेश्चन भी देखता हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड से अच्छा जैस्मिन कह रहा था कि मुझे फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर उसका एक लेक्चर आप कर दें फॉरेन सोर्स के ऊपर कौन सा है आपका क्या इशू इसमें आपको आ रहा है
अच्छा, आप लाइब्रेरी में हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड डेट का मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट एंड डेट का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको कैसे करेंगे। उसकी मैं आपको तरीके का इसका बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा। सेक्शन 101 जो है ये जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर बात करता है कि कैसे पता चलेगा कि ये फॉरेन सोर्स इनकम है या पाकिस्तान सोर्स इनकम है। इसका आसान तरीका, आप अज्यूम करें कि अभी बैंक के पास, और आपने उससे कहा कि साहब मैंने, मुझे आप जो है एक 10 करोड़ रुपये आप मुझे लोन दे दें। बैंक ने आपको लोन दे दिया, ऑब्वियसली बैंक आपसे फिजिबिलिटी बनाता है, उसका यूज पूछता है, ऐसे तो नहीं करता कि लोग जनाब आप लोन लेने आ गए हैं, ये कोई गिफ्ट थोड़ी है। आपसे पूछेगा कि पैसा इस्तेमाल कहाँ करना है। अगर आप ये कहते हैं कि ये पैसा मैंने पाकिस्तान में इस्तेमाल करना है, तो आप उसको जो सूद देंगे, बैंक को जो प्रॉफिट देंगे, वो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। आप कहते हैं कि नहीं, ये पैसा मैंने अपनी यूके के अंदर मेरी कंपनी है उसके अंदर मैंने यूज करना है, तो लॉ कहता है कि फिर ये जो उसने आपको लोन दिया ये उसकी फॉरेन सोर्स इनकम गिनी जाएगी। यानी बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टैक्स भी देगा उसके अमाउंट को देखा जाएगा कि वो यूटिलाइज कहाँ पर हो रही है। वो पाकिस्तान के अंदर वो यूटिलाइज हो रही है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स होगी, बाहर हो रही है तो वो होगी। रॉयल्टी का भी यही उन्होंने बताया, फीस और टेक्निकल सर्विस का तीनों का सेम क्राइटेरिया जो है तो मुझे याद है वो यही बनता है। जी, ठीक है जी। मैंने आज भी घर पे ही हूँ, मेरी अभी जो डेंटल इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से मैं ऑफिस से ऑफ करके बैठा हुआ, और मेरा दिल था, बाकी भी मैं देखता हूँ जो मुझे कोई और अच्छे से अच्छे लगे तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इस पर एक नजर देख लीजिएगा तो आपको इससे अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरह से एग्जामिनर जो है। अच्छा, नॉन रेजिडेंट एंड पीआर ऑफ नॉन रेजिडेंट, अच्छा इसकी भी बात करते हैं। ये कौन पूछ रहे हैं? एचपी, एचपी का। अच्छा, नॉन रेजिडेंट की ये बात कर रहे हैं तो नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन कैसे होगी। देखें, जो नॉन रेजिडेंट होता है ना, उसका कोई और जिधर सिंधी नहीं लगी उसके ऊपर, उसकी सिर्फ आपने सारी पाकिस्तान सोर्स इनकम निकाल देनी। नॉन रेजिडेंट की, सॉरी, फॉरेन सोर्स इनकम आपने निकाल देनी। अगर नॉन रेजिडेंट की आप टैक्सेशन कर रहे हैं, सब करें आप नॉर्मल हालात के अंदर देखें कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, तो सब पाकिस्तान का है, तो मेरी बाहर से भी इनकम है, पाकिस्तान से भी इनकम है, तो पहले तो सारी फॉरेन सोर्स इनकम इसकी निकाल दो, बाकी का बच गई पाकिस्तान सोर्स इनकम। और पाकिस्तान सोर्स इनकम की क्या है, वही 5 हेड्स है, वो आपको मैंने बताए हुए हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, वो सारे ही वही ज़कात, सिंपल सारा वो तरीकेकार है। उसमें नॉन रेजिडेंट की सिर्फ फॉरेन सोर्स इनकम को हमने निकालना। हाँ, जब चैप्टर आप 17 पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर नॉन रेजिडेंट के ऊपर उसने कुछ बातें की हुई हैं। जैसे मीडिया पर्सन है नॉन रेजिडेंट, उनकी इनकम को वो एफटीआर में लेके गया हुआ। और उसमें आप देखेंगे फीस और टेक्निकल सर्विस भी गालमन एफटीआर में है। यानी नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ इनकम ऐसी है जो रेजिडेंट के लिए तो एनटीआर में है, नॉन रेजिडेंट के लिए वो एफटीआर के अंदर है। दूसरा ऐसा सेक्शन जो 150 152 जो है नॉन रेजिडेंट का, वो उसके ऊपर भी बात करता है, जिसका भी होल्डिंग टैक्स आप कैसे रद्द करें। इसको तो आप करने साइड पे। इसके अंदर आपको याद होगा मैंने एक स्पॉन्सर के ऊपर भी बात की थी कि अगर नॉन रेजिडेंट है और उसकी पाकिस्तान में की कंपनी है, उसकी एसोसिएट मौजूद है जिसके वो एक्सपेंस कर रहा है, तो इन एक्सपेंसिस की अपॉर्चुनिटी के ऊपर इसने एक जगह बात की हुई है। राइट, तो उसकी अपॉर्चुनिटी किस तरह से की जाएगी। उसकी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको पता है कि उस फॉर एग्जाम्पल लिप्टन की बात कर लें या नेस्ले की बात कर लें। नेस्ले ओवरऑल मार्केटिंग करता है पूरी दुनिया के अंदर, पर पाकिस्तान को कोई बिल चार्ज करता है, तो वहां पर लॉ ने उसकी वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपकी जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पाकिस्तान से, आप उस लिमिट तक उसको एक्सपेंस चार्ज करेंगे, उससे ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है नॉन रेजिडेंट के ऊपर। यानी आप, यानी ये है वो है रेजिडेंट के लिए बेसिकली, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। तो मैंने अपने नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट की है उसके एडमिन एक्सपेंसिस की, हेड ऑफिस को जो पेमेंट कर रहा हूँ वो उसके लिए, वहाँ नॉन रेजिडेंट के लिए वो नहीं है।
ये बात, ये दूसरी बात मैंने की है, नॉन रेजिडेंट की पहले बता दी, अब ये रेजिडेंट की बात करते हैं। अब आते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि अगर नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो वो क्या है? वो नॉर्मल मैं और आप है। नहीं, मुझे एक जो है एक फॉरेन कंपनी है, वो मुझे पाकिस्तान में कंपनी बना के दे देती है, वो कारोबार स्टार्ट कर देती है, तो मैं उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हूँ। तो अब मैं रेजिडेंट हूँ। अब सवाल ये है कि मेरा स्टेटस क्या है? अगर मैं फर्म हूँ तो मेरा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल देखा जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कंपनी हूँ तो मेरी कॉर्पोरेशन या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल देखा जाएगा। और अगर मैं रेजिडेंट हूँ तो फिर मेरी टैक्सेशन रेजिडेंट के तौर पे होगी। और अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ पाकिस्तान में तो एज अ नॉन रेजिडेंट होगी, राइट। तो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके ऊपर, यानी उसके अंदर घबराने वाली कोई चीज नहीं है कि उसमें कोई नए कानून जो है वो अप्लाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाकी सारी चीजें सिंपल होंगी हमारी, यानी वो जो लॉसेस का है वो भी लॉसेस होंगे। जब आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपकी फॉरेन सोर्स इनकम होगी ही नहीं, तो आपके लॉसेस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है जी, चलिए ठीक है जी। आप तैयारी करें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।